हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। प्रश्न श्रृंखला के क्रम में आज हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर आए हैं। इस सेशन में हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न होने वाले हैं, जिनकी संख्या 50 होगी और विद डिस्कशन हम इसे देखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो अगर हम इसका उत्तर देखें यहाँ पर तो ये ऑप्शन डी होने वाला है, बघेली। बघेली अगर देखा जाए तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। यहाँ बात करें अगर बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी की, तो ये तीनों पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, ठीक है। कुछ और फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पश्चिमी हिंदी से संबंधित दो और बोलियां कौन सी हैं आपका? एक तो हो गया खड़ी बोली और दूसरा हरियाणवी, ठीक है। ये दो बोलियां भी किससे संबंधित हैं? खड़ी बोली से, पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं। अगर हम बात करें हिंदी की उपभाषाओं की, तो हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। एक तो हो गया आपका पश्चिमी हिंदी, दूसरा बिहारी, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो पूर्वी हिंदी और पहाड़ी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। इन उपभाषाओं में कुल 17 बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की 5 तो हमने यहां पर देख ली, ठीक है। बिहारी की बात करें तो मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। राजस्थानी की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, ये 4 बोलियां राजस्थानी से संबंधित है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी की बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो कभी अगर पूछ लिया जाए नेपाली किस उपभाषा से संबंधित है तो पहाड़ी से, बट जनरली गढ़वाली और कुमाऊनी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थानी उपभाषा की या राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अगर देखा जाए पश्चिम में कौन सी बोली जाती है, पूर्व में कौन सी बोली जाती है, उत्तर में कौन सी और दक्षिण में कौन सी, है ना। तो अगर हम राजस्थानी की बात करें तो 4 बोलियां थी, ठीक है। पूर्व की बात करें, अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में जयपुरी, ठीक है। पश्चिम में बात करें तो मारवाड़ी, दक्षिण में बात करें तो मालवी और उत्तर में बात करें तो मेवाती, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको बोली और भाषा से संबंधित होना चाहिए। साथ ही साथ 343 अनुच्छेद हिंदी भाषा को राजभाषा और देवनागरी लिपि का वहां पर वर्णन है, ये थोड़ा फैक्ट आपको याद रखना है। और 22 भाषाओं का जिक्र यहाँ पर संविधान में किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारे पूरे डिटेल में चैप्टर इसका अपलोड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जब भी आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाए तो उस शब्द से पहले उसका या उसकी का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। ये हिंट है, ट्रिक है, आप ये देख सकते हो। जैसे यहां पर अगर कपट की बात करें तो यहां लिखा जाएगा उसका कपट, ठीक है। मूर्खता की बात करें तो उसकी मूर्खता, सुंदरता की बात करें तो उसकी सुंदरता और निद्रा की बात करें तो उसकी निद्रा। तो ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है, तो आपका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, आसमान पर चढ़ाना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसका सिंपल क्वेश्चन है ये, अत्यधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट देखें, अगर रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरो होए, अलंकार पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अलंकार होगा? तो उपमा इसमें है नहीं, रूपक भी नहीं होगा, यमक भी नहीं होगा, तो कौन सा अलंकार सही है? आपका श्लेष अलंकार यहाँ पर सही है, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका होना,
ठीक है, अर्थात एक शब्द के एक से अधिक अर्थ जहां पर निकले वहां पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, उपमा अलंकार की अगर बात करें तो उपमा में तुलना की जाती है भाई, उपमेय और उपमान की तुलना। तो उपमा अलंकार पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? सदृश, जैसा आदि शब्द अगर आपको पंक्तियों में दिख जाए तो समझ लीजिए उपमा अलंकार है। रूपक में उपमेय और उपमान को एक ही बता दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बीच में सदृश, जैसा शब्द यहाँ पर यूज नहीं होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, चांद सा मुख। ठीक है, तो यहां पर मुख की तुलना चांद से की है। ठीक है, जबकि अगर मैं इसे लिख दूं चांद मुख, यानी चांद रूपी मुख, अभेद आरोपण कर दिया जाता है। ठीक है, वहां पर रूपक अलंकार होगा। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है उपमा और रूपक में। यमक अलंकार में क्या होता है? दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा, बट दोनों बार उनका अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खावे बौराय जग वा पाए बौराय। तो इस कनक का अर्थ और इस कनक का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। तो ये थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो अगर हम इस वाक्य को देखें तो यह संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, और अगर हम उनका अलग अलग अर्थ निकालें तो भी निकलेगा, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कह दिया जाता है। मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य होगा और एक मुख्य उपवाक्य होगा। ठीक है, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका सही उत्तर है, आसान क्वेश्चन है, ए प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर अन्वय में कौन सी संधि है? तो अन्वय का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अनु प्लस अ। ठीक है, नौ के साथ यहाँ पर उ है, बाद में अ है, तो ये उ तो सबसे पहले व में परिवर्तित हो जाएगा, इसके साथ ये अ मिल जाएगा तो व। बाकी ये नौ हलंत में ही आएगा तो आधा आएगा, इससे पहले अ था और बाद में य, तो ये बन जाएगा आपका अन्वय। यानी उ का व में परिवर्तन के संधि में होता है यण संधि में। आपको ध्यान रखना है, संधियां बहुत अच्छे से आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट, किस पत्र प्रतिरूप की संप्रेषण दिशा उच्चस्थ से अधीनस्थ होती है? यानी उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर होती है। तो आदेश हमेशा उच्च अधिकारी के द्वारा निम्न अधिकारी को ही दिया जाता है, तो कार्यालय आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, जिसे पार करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका सही उत्तर है दुस्तर। नेक्स्ट, वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है 2022 का व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। इनकी एक रचना है पागल खाना। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है मंगलेश डबराल जी की कृति है। देखो, उत्तराखंड के जितने भी राइटर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहां से प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं। तो मंगलेश डबराल की अगर हम बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2000 में दिया गया था, हम जो देखते हैं। ठीक है, इनकी एक रचना है हम जो देखते हैं। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2000 में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और भी अगर इनकी रचनाएं हम देखें तो घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु, ये आदि इनकी क्या है रचनाएं। दूसरे अगर हम बात करें शेखर जोशी जी की, तो शेखर जोशी जी की रचनाएं जो है वो दाजू, कोसी का घटवार, और अगर हम बात करें हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है आदि। ठीक है ना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान 1995 में, साहित्य भूषण 1997 में। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो आपको याद रखने हैं। राजेश जोशी जी की बात करें तो ये वैसे तो मध्य प्रदेश से संबंधित है ना, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इनकी कुछ रचनाएं अगर हम देखें तो एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें वर्ष 2002 में दिया गया था, दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए। ठीक है, दो पंक्तियों के बीच इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2002
2 में। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट राइटर है हमारे शैलेश मटियानी जी, तो इनका भी ये अल्मोड़ा से बेसिकली संबंधित है, बाड़ी छीना जगह से। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे चील, अर्धांगिनी, दो दुखों का एक सुख, महाभोज, बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, कागज की नाव, किसके राम कैसे राम, है ना। तो ये रचनाएं आपको थोड़ा याद रखनी है। और अगर पुरस्कार की बात करी जाए तो इन्हें राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है वर्ष 2000 में। तो आपको क्या ध्यान रखना, देखो भाई 2 या 3 क्वेश्चन तो रचनाओं से संबंधित या फिर साहित्यकारों से संबंधित जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनसे आने कंफर्म है। तो इनका जीवन परिचय थोड़ा आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से बना है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय से बने शब्द वे होते हैं, या फिर कृत प्रत्यय का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, क्रिया के साथ, है ना। तो क्रिया के साथ जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाए कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर क्रिया कौन सी है। देखो भाई, तो गवैया बना होगा किससे, गाना से, है ना। तो ये कृत प्रत्यय युक्त क्या है यहाँ पर शब्द है, तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन सा है, तो विलोम पर्यायवाची तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना भाई, है ना। चोर किसका पर्यायवाची है, मोसक। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो जब भी आपको विशेषण पहचानना हो उसके बाद आप किसी भी संज्ञा शब्द का प्रयोग कर लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द यहाँ पर विशेषण है। जैसे अगर हम बात करें स्वस्थ शरीर, तो शरीर भाई संज्ञा है, क्योंकि विशेषण होते क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। संपन्न परिवार, परिवार भी क्या है भाई, संज्ञा है, ठीक है। तो ये विशेषण हो जाएंगे, दोनों विशेषता बता रहे हैं। शिक्षाप्रद कहानियां, तो कहानियां भी क्या है, यहां पर संज्ञा है। अब परिचय की बात करें, परिचय के बाद क्या शब्द लगाओगे आप, नहीं समझ में आएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि परिचय अपने आप में क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, परिचय। नेक्स्ट, अज्ञ का विलोम, अज्ञ का विलोम अगर हम यहां पर देखें, प्रज्ञ या विज्ञ, एक और शब्द है इसके लिए विज्ञ, तो आपको ध्यान रखना है। सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, तो ये सही आंसर यहां पर नहीं होगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, तो निम्न में से कौन सा भाग यहाँ पर अशुद्ध होगा, ए, बी और सी, या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी नहीं होगा, ठीक है, कौन सा होगा, अपनी पुस्तक। अगर यहाँ पर अशुद्धि पूछ दी जाए तो कैसी अशुद्धि है, तो ये सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है, यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि यहाँ पर है, ठीक है। और कारक चलिए उसका तो कोई यूज नहीं है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखें, अगर निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना झरना है, प्रेमचंद जी की अर्धांगिनी है, मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं अभी अभी डिस्कस करा था, ठीक है। पीताम्बर दत्त बरतवाल जी की रचना चील नहीं है, चील किसकी रचना थी, शैलेश मटियानी जी की, अभी हमने देखा था, डिस्कस करा था। तो ये चील किसकी रचना है, शैलेश मटियानी जी की रचना है, सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपविराम है, तो ये तो अल्प विराम हो गया, इसे अल्प विराम कहते हैं, इसे अर्ध विराम कहेंगे। और इसकी बात करें तो ये चिन्ह होगा आपका उपविराम, ठीक है, उपविराम चिन्ह ये है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। ऐसा कोई चिन्ह हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका तर्क सम्मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरौंगी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास तो बिल्कुल नहीं है, अतिशयोक्ति भी नहीं है, अन्योक्ति भी नहीं है, तो कौन सा होगा, यमक अलंकार यहाँ पर होगा। अधरान, ये दो शब्दों का अलग अलग प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अधरान का मतलब यहाँ पर होठों से है, और यहाँ पर इसे थोड़ा सा इस तरीके से रखा गया, अधराना, यानी होठों पर नहीं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग अर्थ यहाँ पर अलग अलग शब्दों के निकल, एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया है बट इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें,
अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, ये तो सबको पता है 1975, डेट याद रखनी है 10 से 12 जनवरी 1975 को कहाँ हुआ था, नागपुर में। चलिए, अनुस्मारक से क्या अभिप्राय है? यह एक प्रकार का अर्धशासकीय पत्र है, बिल्कुल नहीं, यह शासकीय पत्र होता है। यह एक प्रकार का परिपत्र है, गलत बात है। यह पूर्व में किए गए पत्राचार पर ध्यान आकर्षण हेतु अनुस्मारक स्मरण करवाने के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला प्रश्न, पराकाष्ठा में उपसर्ग है, इजी क्वेश्चन है, परा उपसर्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखें, निम्न में से किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है? ठीक है, तो अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो अभी हमने देखा था, ठीक है, शैलेश मटियानी जी को यहां पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था, तो ये आपका सही उत्तर होगा। बट अगर हम बात करें बाकी रचनाकारों की, तो वीरेंद्र डंगवाल जी की बात करें तो वीरेंद्र डंगवाल जी की एक रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, आपको ध्यान रखना है, दुष्चक्र में सृष्टा, ठीक है। तो इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2004 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत जी की, ठीक है, तो इनकी एक रचना है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, तो इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपको ध्यान रखना है 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए भी दिया गया था। और लीलाधर जगुड़ी की बात करें तो इन्हें अनुभव के आकाश में चांद, इस रचना के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप अगर देखेंगे इनकी एक रचना है अनुभव के आकाश में चांद, 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया था। अब एक फैक्ट और आपको यहां पर ध्यान रखना है, लीलाधर जगोड़ी जी से संबंधित है। वर्ष 2018 का व्यास सम्मान इन्हें दिया गया था, किस रचना के लिए? जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बेसिक फैक्ट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्वा किसका पर्यायवाची है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, आपको पता भी होना चाहिए किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। हम पढ़कर आए में कौन सी क्रिया है? जहां पर भी कर प्रत्यय यूज किया जाए समझ लीजिए कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें किसी की प्रेरणा से कोई कार्य करवाया जाए, है ना, जैसे मालिक ने नौकर को पौधों को पानी डालने को कहा, ठीक है, तो इस तरीके की क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया होती है। रंजक क्रिया क्या होती है? रंजक क्रिया मुख्य क्रिया को विशेषता प्रदान करने वाली क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। और अगर हम सहायक क्रिया की बात करें तो मुख्य क्रिया की सहायता, जनरली काल का निर्धारण करने में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे है, था, होगा, तो ये सहायक क्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट अगर हम देखें, भारत एक देश है, ये बिल्कुल सही बात है कि भारत एक देश है, इसलिए ये क्या होगा, विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए तो ऐसे अलंकार को विभावना अलंकार कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण पार्श्विक है? तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप लोग याद रखो, ल लुंठित नहीं है, ठीक है, ल लुंठित नहीं है। तो अगर ल लुंठित नहीं है तो ल कैसा होगा, पार्श्विक होगा, यानी हमारा आंसर ये होगा, यानी र कैसा हो जाएगा, र लुंठित हो जाएगा। और अगर हम बात करें एक और चीज, एक और नाम इसके लिए, तो प्रकंपित, अगर ध्वनि की बात, प्रकंपित वर्ण की बात करें तो वो भी र हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मैथिली जो बोली है वो किस उपभाषा से संबंधित है। तो अगर हम बात करें मैथिली उपबोली की, तो ये मैथिली बोली की, तो ये बिहारी उपभाषा से संबंधित है। और बिहारी की जब भी बात होती है तो बिहारी किस अपभ्रंश से होगा भाई? बिहारी मागधी अपभ्रंश से होगा, ठीक है। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, जैसे आपका पश्चिमी हिंदी हो गया, राजस्थानी और पहाड़ी, ये उपबोलियां हैं, ये उपभाषाएं हैं, इनकी कुछ बोलियां हैं, मैंने पहले क्वेश्चन में सारी चीजें डिस्कस करी है। तो इसका अपभ्रंश होगा सौर सैनी अपभ्रंश,
ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें बिहारी हिंदी की, तो बिहारी हिंदी का जो अपभ्रंश होगा वो मागधी होगा। मगध पहले बिहार हुआ करता था, है ना, इस तरीके से आप याद रख लीजिए, बिहार में हुआ करता था। इसके बाद पूर्वी हिंदी की बात करें अगर, जिसकी बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की बात करें अगर तो ये अर्धमागधी। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुजुर्ग किस भाषा का शब्द है? तो अगर हम बुजुर्ग की बात, बुजुर्ग, रूबल, है ना, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? रूसी भाषा के शब्द है। स्पुतनिक रूसी भाषा का शब्द है। भाषा को नादमय ध्वनि किसने कहा था? तो भाषा को नादमय ध्वनि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था। नेक्स्ट अगर देखें, आंख का काजल चुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुहावरे बड़े आसान होते हैं भाई, है ना, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, आप बहुत पीछे चले जाओगे फिर अगर गलत करके आते हो। तो चतुराई से असंभव सा काम कर दिखाना। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही कालक्रम है, तो अगर हम देखें इन चारों में तो ये बी ऑप्शन, उर्वशी, झरना, तितली और कामायनी, ठीक है। तितली 1934 का है, कामायनी 1935 का है, ठीक है। उर्वशी आई थिंक 1909 की रचना है, ठीक है। आंसू की बात करें, एक रचना और है आंसू, आंसू 1925 का है। और अगर हम बात करें झरना की, तो झरना आई थिंक 1918, ठीक है। झरना की बात करते हैं तो झरना 1918, ठीक है। तो ये कुछ है रचनाएं, इनकी आपको याद रखनी है किस कालक्रम में है। नेक्स्ट, री वर्ण का उच्चारण स्थान, तो री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। री टू रसाणाम मूर्धा, संस्कृत भाषा में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो री, री से री, टू से यानी ट वर्ग, यहां पर र, और ये तो मूर्धन्य स है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? आपका मूर्धा है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना, याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं रख सकते हो तो कुछ मेमोराइज करने की ट्रिक बना लीजिए या फिर सीधा सीधा याद कर लीजिए, ठीक है। वर्णमाला से संबंधित चैप्टर हिंदी प्लेलिस्ट में, जो हिंदी वाला सेक्शन है हिंदी व्याकरण का, वहां पर बहुत अच्छे से ये सारी चीजें बताई गई हैं। कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण, तो अकुह विसर्जनीयाना कंठा, ठीक है, यानी अ, क वर्ग, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और बात करें अगर हम, तो इचुय सानाम तालु, ठीक है, ई, च वर्ग, य, और ये तालव्य श है, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ठीक है। रीटू रसाणाम मूर्धा मैंने आपको बता दिया। उपपद्यमानियानाम कंठा, यानी उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, ऐसा पुष्प जो विकसित नहीं हुआ है तो इसको कहा जाता है मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, मोहन वहां पढ़ता है में वहां क्या है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी आया, मंगलसूत्र। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। पृथ्वी तत्सम है, पक्ष भी तत्सम है, मार्ग भी तत्सम है, कुम्हार तत्सम शब्द नहीं है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है? कुंभकार। नेक्स्ट अगर देखिए, गिरफ्तार किस भाषा का शब्द है? आसान है, गिरफ्तार फारसी भाषा का शब्द है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें, शुक्ल जी हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं, वाक्य में शुक्ल शब्द में कौन सी संज्ञा है? कुछ ऐसे जातिवाचक शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं? आपके व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। जैसे गांधी जी, है ना, तो गांधी जी से सीधा सीधा किसकी ओर संकेत जा रहा है? महात्मा गांधी जी के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी जी के लिए। वैसे ही शुक्ल जी के लिए, शुक्ल जी की अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी की बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये जातिवाचक शब्द थे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। व्यावसायिक बिल्कुल सही है, सामाजिक ये भी सही है, कवियत्री ये भी सही है, यानी सभी के सभी क्या है यहाँ पर? शुद्ध है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द्विता किसका पर्यायवाची है? लहर का नहीं होता, झरने का भी नहीं है, वायु का भी नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दुहिता किसका पर्यायवाची होता है? पुत्री का पर्यायवाची। आंख में चर्बी छाना,
मोटापा बढ़ना, कुछ ना देखना, नजरिया बिल्कुल है, घमंड हो जाना। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, परिच्छेद किसे कहते हैं? तो हिंदी में अगर समझ में नहीं आएगा तो इसे याद कर लो कि परिच्छेद को कहा जाता है पैराग्राफ। जहां पर ये बात आपको ध्यान रह गई तो वाक्यों का समूह क्या कहलाता है? परिच्छेद कहलाता है। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है धर्मदास जी ने। आपके सिलेबस में कबीर जी हैं तो ये क्वेश्चन वहां से इनडायरेक्टली बन सकता है। और अगर हम बात करें धर्मदास जी से, इनकी रचनाओं के संकलन को कहा जाता है बीजक। और बीजक के 3 पार्ट है ना, साखी, सबद और रमैनी। इतनी बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पर 3 भेद है। कौन कौन से होंगे भाई? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता आता है, मध्यम पुरुषवाचक में जो सुनने वाला व्यक्ति है यानी श्रोता आएगा, और अन्य पुरुषवाचक में अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर देखें अगर तो मैं, हम, ठीक है, यहाँ पर देखें तो तू, तुम, तुम्हारा, और यहाँ पर देखें तो वह, वे, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है। तो आपको यहाँ पर देखना है क और ग क्या है, पहला और तीसरा वर्ण है, तो अल्प प्राण। अगला प्रश्न अगर देखें, जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, इसके लिए एक शब्द होगा आपका अभूतपूर्व। नेक्स्ट अगर देखें, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, तो क्रिया से बनने वाली, ठीक है, आलस्य भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, बुराई भी नहीं है, थकान, थकना क्रिया है तो थकना से बना थकावट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो प्रश्न श्रृंखला आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड से संबंधित और उत्तराखंड से संबंधित 2-3 प्रश्न श्रृंखलाएं चल रही है। एक तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे हैं, दूसरा 40 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, और एक 100 प्रश्नों की श्रृंखला टॉपिक वाइज चीजें कवर की जा रही है। ऐसे हिंदी व्याकरण इसी तरीके से आपका रिवीजन अच्छे से हो सकता है, तो ये इसी फॉर्मेट में यहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक है, बाकी एग्जाम नजदीक है तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, और क्वेश्चन का आंसर सुनने से पहले आप एक बार खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो जाकर आपकी बेटर तैयारी हो सकती है। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और उन लोगों तक पहुंचाइए जो प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं और ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां पर संसाधनों की कमी है, अच्छे कोचिंग संस्थान नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, परीक्षा उपयोगी सामग्री है। ठीक है, तो बाकी अगले सेशन में जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।